हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के इतिहास की, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने खिलजी वंश को कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल चलता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर इनका क्या चलता है, शासनकाल चलता है। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासनकाल था किसी वंश का। तो ये चलता है तुगलक वंश का पूरे 94 वर्षों का। ठीक है, 94 ईयर्स तक इन्होंने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत पर राज करा था। अब देखिए तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था एक गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या करी थी, खुसरो खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, खुसरो खां कौन था? जिसने जो खिलजी वंश था ना, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने करी थी? उसी के वित्त मंत्री खुसरो खां ने। और खुद खुसरो खां क्या हो गया था, गद्दी पर बैठ गया था। तो खुसरो खां जैसे गद्दी पर बैठा तो उसके सेनापति गाजी मलिक ने क्या कर दी, खुसरो खां की हत्या कर दी। और यही गाजी मलिक बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और तुगलक वंश की नींव डालता है। तो आप लोग समझ गए होंगे गाजी मलिक कौन था। ठीक है, गाजी मलिक था खुसरो खां का सेनापति जिसने क्या करी, खुसरो खां की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक का नाम धारण करके गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुगलक वंश की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब देखिए गाजी मलिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गाजी मलिक का शाब्दिक अर्थ होता है बेसिकली धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति। ठीक है, धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति जिसको गाजी मलिक बोला जाता है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग देखें तो 1320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और 1325 ईस्वी तक एक अल्पकाल के लिए गद्दी पर बैठता है। अब देखिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता से क्या करी, तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी। ठीक है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करी, गयासुद्दीन तुगलक ने करी। किसकी सहायता से करी? मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता से करी। ठीक है, अब देखिए इसको एक उपाधि मिली थी गाजी मलिक की, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी उपाधि थी गाजी मलिक। गाजी मलिक का मतलब हुआ धर्मयुद्ध करने वाला व्यक्ति। अब देखिए जो गाजी मलिक था गयासुद्दीन तुगलक, इसने क्या करा था, नहरों का निर्माण कराया था और ये पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। अब एक बार क्या हो जाता है, गाजी मलिक का किसी से विवाद हो जाता है कि ठीक है, झगड़ा हो जाता है गाजी मलिक का। वो किससे होता है? एक सूफी संत हुआ करते थे। ठीक है, एक क्या हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, एक निजामुद्दीन औलिया नामक व्यक्ति से इनका विवाद हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य पर जो निजामुद्दीन औलिया थे सूफी संत, इन्होंने एक कथन कहा था, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, अभी दिल्ली दूर है ऐसा कथन बोला था गयासुद्दीन तुगलक को। अब देखिए एक जगह थी उस टाइम पर जहांपना नगर। ठीक है, एक जगह होती है जहांपना नगर। ठीक है, जहांपना नगर नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक, अब देखिए यहाँ पर मैं MBT लिखूंगा तो आपको समझ जाना है, MBT का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो MBT क्या करता है, जहांपना नगर नामक स्थान पर एक लकड़ी का महल बनवाता है। क्या करता है, एक लकड़ी का महल बनवाता है। बाद में उसी महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो लकड़ी का महल था ये बनाता कौन है, ये बनाता है अहमद अयाज। ठीक है, अहमद अयाज। बनवाया तो था मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन बनाया किसने था, अहमद अयाज ने बनाया था। ठीक है, अब इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो अगला शासक बैठेगा वो बैठेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, MBT के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1325 ईस्वी में क्या हो जाती है, जो गाजी मलिक था गयासुद्दीन तुगलक, उसकी मृत्यु हो जाती है लकड़ी के महल में दबने के कारण। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बनता है जो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक पूरे 26 वर्षों तक यहाँ पर क्या करता है, अपना शासन करता है। ठीक है, और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान था। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा सबसे विद्वान सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इससे पहले हमने खिलजी वंश पढ़ा था। खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे निरक्षर सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि बचपन में ही इसके पिता माता की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात ही इसके चाचा ने इसकी क्या करी थी, देख रेख करी थी। तो इसको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाते वो लोग, तो इसी कारण वो निरक्षर रहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी था तो महान शासक, लेकिन निरक्षर था। वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या है, अब महान शासक तो है ही, साथ साथ में सबसे
रिदवान सुल्तान भी था दिल्ली सल्तनत का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कार्यों तथा कुछ निर्माणों को करा था, ठीक है। तो इसके निर्माणों के आधार पर और इसके कार्यों के आधार पर इसको बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारी संज्ञाएं दी गई थी, जिनमें इसको पागल, विरोधी तत्वों का मिश्रण, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, क्रूर, इस तरीके की इसको क्या क्या उपाधियां मिली थी, ठीक है। पागल इसको बोला गया, क्रूर इसको बोला जाता था, विरोधी तत्वों का मिश्रण इसको बोला जाता था, रक्त पिपासु इसको बोला जाता था और स्वप्नशील इसको बोला जाता था, ठीक है। ये किस लिए कहा जाता था? क्योंकि इसके कुछ कार्य और निर्माण ऐसे थे जिसकी वजह से इसको ये सारी उपाधियां मिली थी। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसके दरबार में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था इब्न बतूता, ठीक है। क्या नाम था? इब्न बतूता नामक एक व्यक्ति आया था जो बेसिकली कहाँ का था? मोरक्को का था, ठीक है। मोरक्को के बारे में बात करूं तो मोरक्को की कैपिटल कहाँ है? रबात है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मोरक्को की कैपिटल कहाँ है? रबात है। तो ये मोरक्को से आया था। बेसिकली मोरक्को जो कंट्री है ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मोरक्को। तो मोरक्को से आया हुआ व्यक्ति था इब्न बतूता, जो कहाँ आया था? एमबीटी के दरबार में आया था। तो जो ये इब्न बतूता था ये कहानीकार या फिर बोल सकते हैं कवि था बेसिकली। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जो है रिहला या रेहला के नाम से, ठीक है। इसको रिहला या रेहला के नाम से जाना जाता है, जो इब्न बतूता की क्या है? किताब है, ठीक है। अब देखिए इब्न बतूता को मतलब जो सुल्तान था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, इसने नियुक्त करा था। क्या नियुक्त करा था? दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत इसको नियुक्त करा था, ठीक है। इब्न बतूता को एमबीटी ने क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी बना दिया था और चीन का राजदूत बना दिया था, ठीक है। अब देखिए कुछ कार्य थे इनके, तो कार्यों के बारे में बात करें तो एमबीटी के जो कार्य थे इसमें इसने बेसिकली स्टार्टिंग में करा था राजधानी परिवर्तन, मतलब अपनी कैपिटल को इसने क्या करा था? ट्रांसफर करा था। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करा था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अब देखिए पहले इनकी कैपिटल, दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल हुआ करती थी वो बेसिकली दिल्ली में ही हुआ करती थी, लेकिन एमबीटी ने इसको चेंज करके कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया, ठीक है। दौलताबाद बेसिकली देवगिरी का नया नाम था, ठीक है। देवगिरी जो आपने पढ़ा था, देवगिरी का अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में 1296 में 96 में करा था। तो यही देवगिरी का नया नाम क्या बन गया? दौलताबाद बन गया, ठीक है। तो ये अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है, बाद में दौलताबाद से वापस फिर दिल्ली लेके आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करी थी एमबीटी ने। अब इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों में इसने क्या करा था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। सांकेतिक मुद्रा का बेसिकली मतलब होता है जिसमें संकेत चिन्ह दिए गए होते हैं, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने करा था। बेसिकली सांकेतिक मुद्रा का जो इसने प्रचलन करा उसकी प्रेरणा इसको कहाँ से मिलती है? तो चीन का एक राजा होता है कवलई खां, ठीक है। कौन होता है? कवलई खां नामक एक चीन का राजा होता है। इससे इसको प्रेरणा मिलती है, जिसके कारण ही ये क्या करता है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। और ये जो मुद्राएं होती थी बेसिकली कवलई खां ने जो मुद्राएं चलाई थी वो बेसिकली चमड़े की चलाई थी, ठीक है। चमड़े की चलाई थी, लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन एमबीटी ने करा था वो तांबे और पीतल के करे थे, ठीक है। तांबे और पीतल के इसने क्या करे थे? तांबे और पीतल के इसने मुद्राएं चलाई थी, लेकिन ये इसमें असफल हो जाता है। अब देखिए असफल क्यों होता है? क्योंकि लोग घर पर ही मुद्रा बनाने लगे थे, क्योंकि तांबे का है, उस टाइम पे तांबा सबके पास होता था, पीतल भी सबके पास अवेलेबल होता था, ठीक है। तो पीतल और तांबे का है तो सब लोग घर पे बनाने लगे, तो ये असफल हो गया, ठीक है। अब देखिए जो इसने मुद्राएं चलाई थी इसका नाम इसने क्या रखा था? दोगानी रखा था, ठीक है। जो तांबे और पीतल की जो मुद्राएं चलाई थी उसका नाम इसने दोगानी रखा था। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब इसका तीसरा जो मुख्य कार्य था इसमें हम लोग बात करें तो इसने दोआब कर में वृद्धि कर दी। अब दोआब कर क्या होता था? बेसिकली दो नदियों के मध्य जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको दोआब कहा जाता था। इसके बाद हम इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको दोआब कर बताता हूँ, ठीक है। दोआब कर जो था ये 5% स्टार्टिंग में हुआ करता था, ठीक है। 5% स्टार्टिंग में हुआ करता था, उसमें इसने क्या कर दी? वृद्धि करके इसको 10% कर दिया, ठीक है। अब पहले 5% देना पड़ता था, लेकिन अब इसको इनको कितना देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा। पहले 1/20 भाग होता था, अब 1/10 भाग हो गया है, ठीक है। तो 10% इसने कर दिया। अब देखिए दोआब कर जो दोआब होता है, दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच जो नदियों के मध्य जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब कहा जाता है। अब बेसिकली देखिए उस टाइम पे जो दोआब होता था, एक नदी ऐसे, दो नदियां आप मान के चलो। जो पहली नदी थी वो गंगा नदी होती थी, दूसरी नदी यमुना नदी होती थी। अब यहाँ से यमुना नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, यहाँ से यमुना नदी बह रही है। तो इन दोनों के बीच में जो ये जमीन होगी ये उपजाऊ जमीन होगी, क्योंकि नदी के किनारे है तो इसमें
सिंचाई के लिए पानी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो इनके बीच में जो ज़मीन होगी वो काफ़ी उपजाऊ होगी। अब जैसे एमबीटी को पता चलता है कि ये ज़मीन पर तो काफ़ी ज़्यादा कृषि हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उपज हो रही है, तो इसने इसीलिए इसको वृद्धि जो ये कर था, कर में वृद्धि कर दी थी। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच में क्या कर दी थी इसने, वृद्धि कर दी थी टैक्स की। अब एक बार क्या होता है, जो ये दो नदियां होती हैं, बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में इन दोनों नदियों में पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाता है तो एक बार पानी भरने के कारण क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, भीषण बाढ़ आ जाती है दोनों नदियों में। तो इनकी सारी फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, इस पर कोई भी उपज नहीं होती है। फिर भी इसने क्या करा, टैक्स को बनाए रखा। ठीक है, 10% टैक्स बनाए रखा। अब आदमी परेशान हो गए, भाई साहब जब जमीन पूरी ध्वस्त हो गई है, बाढ़ आने के कारण सारी फसल नष्ट हो चुकी है, तो वो 10% कहाँ से देंगे। ठीक है, कहाँ से वो टैक्स देंगे। तो ये लोगों को टैक्स मांग मांग के परेशान कर रहा होता है और पूरा इनको मतलब प्रेशर कर रहा होता है कि 10% दो। तो बेचारे सब लोग परेशान होकर इसके खिलाफ क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उस टाइम पे इतना बाढ़ आने के कारण अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। ठीक है, भूखमरी हो गई। तो ये उस टाइम भी टैक्स मांग रहे हैं, तो वो लोग दे नहीं सकते थे ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोआब कर क्या था। दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उस पर लगाया गया टैक्स ही क्या होता है, दोआब कर होता है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा शासक था जिसने अपना लोन देना स्टार्ट करा था। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं पहला सुल्तान जिसने ऋण यानी लोन देना स्टार्ट करा था, जिसको सोनधार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सोनधार के नाम से जाना जाता था। सोनधार क्या होता था, ऋण का नाम होता था। जो लोन देता था, लोन का नाम होता था सोनधार। इसने लोगों को क्या किया था, ऋण देना स्टार्ट करा था। ठीक है, अब देखिए इसके मुख्य कार्यों में से चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो चौथा इसने क्या करा, खुरासान का अभियान करा था। ठीक है, खुरासान का अभियान इसने करा था। खुरासान का अभियान बेसिकली किस किस के विरुद्ध इसने करा था, ईरान तथा अफगानिस्तान के खिलाफ इसने करा था। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ इसने खुरासान का अभियान करा था। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भारत के बाहर आक्रमण किया था। ठीक है, भारत के बाहर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, एमबीटी था। ठीक है, इसने विद्रोह कर दिया अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए इसके जो 16 वर्ष होते हैं ये विद्रोह करने में ही बीत जाते हैं। ठीक है, 16 वर्षों तक ये विद्रोह ही करने में लगा था, कभी कहीं विद्रोह करने में ही लगा था। लेकिन इसके खिलाफ भी विद्रोह हो जाता है। तो इसके खिलाफ जो पहला विद्रोह करता है वो कौन करता है, बहाउद्दीन गुरसप करता है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है बहाउद्दीन गुरसप करके, तो ये क्या कर देता है, एमबीटी के खिलाफ एक विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जैसे एमबीटी आगे आता है तो ये भाग चला जाता है। ठीक है, जो बहाउद्दीन गुरसप होता है ये भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, दिल्ली से सीधे पहुंच जाता है कर्नाटका, साउथ एरिया में पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे ये कर्नाटका पहुंचता है तो कर्नाटका में कंपाली नामक जगह होती है। ठीक है, कंपाली नामक जगह होती है, तो ये कंपाली पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे कंपाली का जो राजा हुआ करता था उसकी शरण में ये चला जाता है, कौन, बहाउद्दीन गुरसप। ठीक है, अब देखिए जो कंपाली का राजा था इसके दो सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है, क्या नाम हुआ करता था, हरिहर और बुक्का। इसके क्या हुआ करते थे, दो सेनापति हुआ करते थे कंपाली के राजा के। अब देखिए जैसे एमबीटी बहाउद्दीन गुरसप का पीछा करते करते अपनी सेना लेके कहाँ पहुंच जाता है, कंपाली पहुंच जाता है। तो ये किससे मिलता है, हरिहर और बुक्का से मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है हरिहर और बुक्का से। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। हरिहर और बुक्का किससे मिल जाते हैं, एमबीटी से मिल जाते हैं। अब एमबीटी इसको बोलता है कि तुम दिल्ली आओ, दिल्ली आके मैं तुम्हें अपना वहाँ सेनापति नियुक्त कर दूंगा, वहाँ तुम्हें मंत्री बना दूंगा, ये कर दूंगा। तो हरिहर और बुक्का लालच में आ जाते हैं और अपने ही राजा, जो कंपाली के राजा थे, अपने ही राजा के खिलाफ ये लोग विद्रोह करके विद्रोह कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो विद्रोह कर देते हैं। तो ये दोनों एमबीटी के साथ कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है, एमबीटी के साथ ये दोनों हरिहर और बुक्का दिल्ली चले गए। अब जैसे दिल्ली चले गए तो फिर अब इन दोनों ने तो सोचा था हमें बढ़िया इनाम मिलेगा या फिर हमें कोई बड़ा पद मिलेगा। लेकिन एमबीटी तो था भाई, पढ़ा लिखा आदमी था। ठीक है, और इतना खतरनाक आदमी था। तो दिल्ली ले जाने के बाद इसने कहा अगर तुम्हें मंत्री पद चाहिए या फिर कुछ बड़ी पोस्ट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पहले इस्लाम अपनाना होगा। ठीक है, इस्लाम धर्म अपनाना होगा, तुम्हें मुसलमान बनना होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करते, अगर इसकी बात नहीं मानते, भाग जाते, तो ये दोनों मारे जाते।
अब ये दोनों बेचारे मजबूर हो गए, तो इन्होंने क्या कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, धर्म परिवर्तन करके ये लोग क्या बन गए, मुसलमान बन गए। ठीक है, मुसलमान बन गए और वहीं पर अपना कार्य करने लगे, जो भी इनको पोस्ट मिली। तो बाद में क्या होता है, एक विधारणीय नामक एक संत होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, विधारणीय नामक एक संत होते हैं, हिंदू संत होते हैं ये। ठीक है, संत बेसिकली हिंदू ही होते हैं। ठीक है, तो हिंदू संत होते हैं, विधारणीय संत करके। ये एक बार इनके संपर्क में आ जाते हैं हरिहर और बुक्का के। ठीक है, एक बार विधारणीय संत हरिहर और बुक्का से मिलते हैं, तो इनको देख के ये लोग मतलब समझ जाते हैं, जो संत होते हैं ये समझ जाते हैं कि ये दोनों इस्लामिक तो लग नहीं रहे, मुसलमान तो लग नहीं रहे। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या, आप लोग मुसलमानों के भेष में क्यों चल रहे हैं, आप मुसलमान क्यों बने, इस तरीके से इनके बीच में बातें होती है। तो ये सारी चीज़ें बता देते हैं हरिहर और बुक्का। ठीक है, सारी चीज़ें बता देते हैं। तो ये फिर इनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं दोबारा। ठीक है, धर्म परिवर्तन करके दोबारा इनको हिंदू बना देते हैं, हरिहर और बुक्का को। बाद में ये दोनों भाई क्या करेंगे, हरिहर और बुक्का क्या करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होगा उसके बाद हम सीधे क्या पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा मैं बात करूँ तो हरिहर और बुक्का ने बाद में क्या करा, स्थापना कर दी विजयनगर साम्राज्य की। कब करी, 1336 ईस्वी में करी। ठीक है, 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी और अपनी राजधानी कहाँ बनाई, हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ करता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, जीत का शहर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एमबीटी के बारे में। तो एमबीटी के जो विद्रोह हुआ करते थे, मैंने बोला 16 वर्ष इसके किस में बीत गए, विद्रोह करने में ही बीत गए। तो इसका जो अगला विद्रोह होता था तो ये होता था बहमनी साम्राज्य या बहमनी वंश के खिलाफ। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के खिलाफ इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कब करा, 1347 ईस्वी में करा। ठीक है, 1347 ईस्वी में करा। उस टाइम पे जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी बहमनी साम्राज्य की, वो हुआ करती थी गुलबर्गा। और वहाँ पर जो शासन चल रहा था वो चल रहा था हसन गंगू का। ठीक है, या फिर इसको अलाउद्दीन बहमन साहब भी बोला जाता था। ठीक है, तो इसके खिलाफ इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था एमबीटी ने। अब देखिए, इसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य भी इसी ने बनाया था, एमबीटी ने। ठीक है, एमबीटी ने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत में अपना सबसे बड़ा साम्राज्य करा था। मैंने बोला ना, भारत से बाहर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, एमबीटी था। तो ये विद्रोह करने में ही लगा रहता था। 16 साल इसने विद्रोह करे, तो हर जगह जाके ये विद्रोह करता था, नए नए राज्यों को अपने राज्य में मिलाता था। तो इसका साम्राज्य जो था सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, वो हम लोग देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने होली मनाई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने होली मनाई थी। बाद में हम लोग जब मुगल पढ़ेंगे तो मुगल में हुमायूं एक शासक होगा, हुमायूं ने भी क्या करा था, होली मनाई थी। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान है जिसने क्या करी है, होली मनाई है। और इसने क्या करा था, सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम सुल्तान यही था। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, एमबीटी था। अब देखिए, सती प्रथा के बारे में बात करूं तो आप लोग जानते हैं सती प्रथा क्या होता था। मैं वो चीज नहीं बताऊंगा, सीधे सती प्रथा के अंत के बारे में बताना चाहूंगा। तो सती प्रथा का अंत किसने करा था, राजा राम मोहन राय ने करा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने करा था। कब करा था, ये करा था हमारा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद करना है। ठीक है, अब एक बार क्या होता है, एमबीटी की मुलाकात हो जाती है एक जैन साधु से। ठीक है, जिनका नाम होता है जिन प्रभासूर। ठीक है, जिन प्रभासूर से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी मुलाकात होती है इनसे। अब देखिए, एमबीटी की मृत्यु भी हो जाती है। अभी इनकी मृत्यु कर देते हैं, कब कर देते हैं, 20 मार्च 1351 ईस्वी में। ठीक है, 20 मार्च 1351 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कैसे होती है, सिंध जा रहे थे, बेसिकली सिंध जाते टाइम एक जगह होती है थट्टा नाम से। ठीक है, थट्टा के निकट गोडाल में ज्वर आने के कारण इनको बुखार आने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सिंध जाते टाइम एक जगह पड़ी, कौन सी जगह पड़ी, थट्टा। थट्टा के निकट एक जगह थी गोडाल नामक। ठीक है, गोडाल में इनको क्या आ गया, बुखार आ गया, बुखार आने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, एक इतिहासकार हुआ करते थे बदायूनी। ठीक है, इतिहासकार थे जो बदायूनी ने क्या लिखा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, अब देखिए, ये महान शासक तो था ही, साथ साथ में क्रूर शासक भी हुआ करता था। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसको काफ़ी सारी उपाधियां मिली थी इसके कार्यों के कारण, पागल, विरोधी,
विरोधी तत्वों का मिश्रण, क्रूर, स्वप्नशील, रक्त पिपासु, इतनी सारी इसको क्रूर शासन होने की वजह से इसको संज्ञाएं मिली थी। तो इसी के कारण बदायूनी ने क्या लिखा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। ठीक है, अब बात करें एमबीटी के बारे में, तो इनके गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था शेख अलाउद्दीन। ठीक है, शेख अलाउद्दीन क्या हुआ करते थे, एमबीटी के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो सुल्तान था, जो अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ठीक है, अब देखिए अजमेर यानी राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में एक क्या हुआ करता था, दरगाह हुआ करता था, जहां पर कौन हुआ करते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनकी दरगाह हुआ करती थी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ठीक है, और बहराइच में इसने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी गया था। ठीक है, बहराइच नामक जगह पर स्थित सालार मसूद गाजी जो थे, इनकी दरगाह पर भी ये गया था। ठीक है, बहराइच में स्थित सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी ये गया था। तो ये था एमबीटी। तो एमबीटी के बारे में हमने फाइनली सारे जितने भी पॉइंट थे वो सारे क्लियर कर दे हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछता है। वैसे तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन बन गए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक बोल सकते हैं इनको, फिरोज तुगलक अगले शासक बनते हैं। तो फिरोज तुगलक के बारे में हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बच जाता है तुगलक वंश, जिसमें हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और शासक होंगे महमूद तुगलक। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके बाद सैयद वंश छोटा सा है, फिर उसके बाद लोधी वंश भी छोटा सा है। तो सैयद और लोधी वंश को अगले सेशन में हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे मुगल पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल या फिर बहमनी साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। तो यार होप करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।